तो क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है कि किसी परिवार में इतिहास की सबसे खौफनाक चोरी कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि खुद घर का मुखिया करे? मतलब ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। एक ऐसा पति जो आधी रात को दबे पांव अपने ही बेडरूम में दाखिल होता है ताकि अपनी गहरी नींद में सो रही पत्नी के गहने चुरा सके। और ये किसी थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दलदल की असलियत है जहां समाज का दिखावा और झूठा अहंकार इंसान को धकेल देता है। सही कहा। तो आज के इस गहन चर्चा में मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास गबन के शुरुआती अध्यायों का विश्लेषण किया जा रहा है। और आज का जो मिशन है वो सिर्फ एक कहानी पढ़ना नहीं है, जी, बल्कि झूठ की उस पूरी वास्तुकला को समझना है। ये देखना है कि कैसे एक मामूली सा आभूषण, एक चंद्रहार। हाँ वही चंद्रहार, कैसे वो एक नैतिक पतन की ऐसी श्रृंखला शुरू करता है जो वित्तीय पतन से कहीं ज्यादा भयानक है। मतलब ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही निर्मम अध्ययन है। मैं सोच रही थी कि अक्सर जब भ्रष्टाचार या गबन की बात आती है ना, तो समाज केवल पैसे की हेराफेरी को देखता है। बिल्कुल, लोग सिर्फ तिजोरी टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो स्रोत सामग्री है वो उस बात को बहुत गहराई से स्थापित करती है कि तिजोरी का ताला टूटने से बहुत पहले इंसान के ज़मीर का ताला टूट चुका होता है। अरे वाह, क्या बात कही है, ज़मीर का ताला। हाँ, आर्थिक गबन से पहले हमेशा एक नैतिक गबन होता है, और इस नैतिक गबन की शुरुआत बहुत ही मासूमियत से, बचपन की एक छोटी सी लालसा से होती है। तो लालसा की इस शुरुआत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रातों रात पैदा नहीं होती। कहानी की शुरुआत में जालपा नाम की एक छोटी बच्ची का जिक्र है। जी। बचपन में वो एक फेरी वाले से 20 आने का एक नकली चमकता हुआ बिल्लौर का चंद्रहार लेती है। उस बच्ची के लिए वो 20 आने का हार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खेल तब शुरू होता है जब उसके पिता दीनदयाल अपनी पत्नी मांकी के लिए 600 रुपए का एक असली सोने का चंद्रहार लेकर आते हैं। और यहाँ स्रोत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलती है, मतलब जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। दीनदयाल पेशे से कचहरी में एक मामूली मुख्तार हैं। और उनका वेतन पता है कितना है? शायद 5 रुपए। बिल्कुल, आधिकारिक मासिक वेतन केवल 5 रुपए है। बाप रे। ये आर्थिक गणित ही इस पूरी त्रासदी की नींव है। मतलब 5 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति 600 रुपए, जो कि उसके पूरे 10 साल का वेतन हुआ। सही कहा, 10 साल का वेतन सिर्फ एक गहने पर खर्च कर रहा है। ये बिना किसी ऊपरी कमाई या घुसखोरी के तो संभव ही नहीं है ना। बिल्कुल संभव नहीं है। तो जालपा अनजाने में ही इसी भ्रष्ट व्यवस्था के बीच पल रही है, जहां वस्तुएं सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि ताकत और रुतबे के प्रदर्शन के लिए खरीदी जाती हैं। और फिर जब जालपा अपनी माँ से उसी असली चंद्रहार की जिद करती है, तो माँ उसे टालने के लिए एक ऐसा वाक्य बोल देती है जो उस बच्ची के अवचेतन मन में गहरे तक बैठ जाता है। हाँ, वो कहती कि तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। और ये वाक्य एक बहुत ही खतरनाक विचार को जन्म देता है। बिल्कुल। मतलब अगर मैं जालपा की उस चंद्रहार की लालसा को आज के दौर से जोड़कर देखूं ना, तो कैसा लगेगा? तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को सबसे महंगा और लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए हो। अरे हाँ, बहुत बढ़िया तुलना है। बात सिर्फ उस वस्तु को पाने की नहीं रह जाती। समाज ने जालपा के मन में ये बात बैठा दी है कि इस चंद्रहार के बिना उसका कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल सही। वो गहना उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं रह गया, वो उसके भविष्य, उसके पति की हैसियत और समाज में उसकी खुद की अहमियत को तौलने का इकलौता पैमाना बन गया है। एकदम, ये लालसा अब एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन चुकी है, और दिखावे के इसी बोझ का दूसरा और सबसे दिलचस्प शिकार होते हैं जालपा के होने वाले ससुर, महाशय गयानाथ। जी महाशय दयानाथ। उनका चरित्र एक बहुत ही जटिल विरोधाभास सामने लाता है। वो कैसे? देखिए, कचहरी में क्लर्क के पद पर काम करने वाले दयानाथ 50 रुपए मासिक वेतन पाते हैं, और वो रिश्वत को पूरी तरह हराम मानते हैं। अच्छा, मतलब एक ईमानदार इंसान। हाँ, उन्होंने जिंदगी भर उसूलों की चादर ओढ़े रखी है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शादियों में बैंड बाजा या फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वो बिंदु है जहां मुझे दयानाथ का व्यवहार बहुत ही अजीब और विरोधाभासी लगा। वो क्यों? मतलब एक तरफ वो सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं जो कर्ज लेने और दिखावा करने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे रामानाथ की शादी में वो इसी दिखावे के जाल में पूरी तरह उलझ जाते हैं। हाँ, ये तो है। वो अपने ही बनाए गए नियमों को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं समझाता हूँ। इस सवाल का जवाब उस अदृश्य सामाजिक दबाव में छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सामाजिक दबाव? जी,
शादी पक्की करते समय दीनदयाल ने टीके की रस्म में 1000 रुपए की नकद रकम दयानाथ के सामने रख दी थी। ओह, अच्छा। ये 1000 रुपए का तथाकथित उपहार असल में एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। इसने दयानाथ के अंदर एक हीन भावना पैदा कर दी। मतलब कि लड़की वालों ने इतना दिया है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। समाज में ये अलिखित नियम है ना कि अगर लड़की वालों ने इतनी बड़ी रकम दी है तो लड़के वालों को अपनी हैसियत उससे दोगुनी दिखानी ही पड़ेगी। ये तो आज भी होता है। एकदम। और इसी झूठी शान को कायम रखने के लिए दयानाथ ने अपनी सारी नीतियां ताक पर रख दी। 3000 रुपए के गहने बनवाए, शानदार नाच गाने का इंतजाम किया। और इसके लिए कर्ज भी लिया होगा। हाँ, 1000 सर्राफ को नकद दिए और बाकी के लिए भारी कर्ज में डूब गए। तो दिखावे की इस होड़ ने शादी को एक भव्य तमाशा तो बना दिया, लेकिन जिस नींव पर यह तमाशा खड़ा था वो पूरी तरह खोखली थी। बिल्कुल खोखली थी। आतिशबाजी और मोटर गाड़ियों के चकाचौंध के बीच गांव वालों ने खूब वाहवाही की। वो तो करनी थी, लेकिन असली संकट तब शुरू होता है जब विदाई के बाद घर में उपहारों और गहनों का पिटारा खुलता है। ये बहुत ही अहम पल है। जालपा, जिसने 7 साल तक सिर्फ एक ही सपना देखा था, उस पिटारे में कंगन और गुलूबंद तो पाती है, लेकिन वो चंद्रहार वहां नहीं होता। और जालपा के लिए ये केवल एक आभूषण का न मिलना नहीं था। स्रोत में जो दृश्य है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने क्या किया? जालपा अपने कमरे में रखी शिव की मूर्ति को पटक कर तोड़ देती है। बाप रे! शिव की मूर्ति। हाँ? ये शिव की मूर्ति असल में उसकी उस आस्था, उस विश्वास का प्रतीक थी जिससे उसने बरसों से पाला था। वो कसम खा लेती है कि जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा वो कोई गहना नहीं पहनेगी। मतलब ये निराशा एक गहरे अवसाद में बदल जाती है। जी, और इसी निराशा का फायदा आसपास के लोग उठाते हैं। हाँ, और इस आग में घी डालने का काम करती हैं उसकी सहेलियां, विशेषकर शहजादी नाम की एक सहेली। वो क्या कहती है? सहानुभूति देने के बजाय वो जालपा को उकसाती है कि सास ससुर से जिद करो, पति से रूठ जाओ। कमाल है। लेकिन मुझे लगता है जालपा का ये रूठना और सहेलियों का उकसाना तो केवल सतह की हलचल है। असली तूफान तो शादी के ठीक 7वें दिन आता है, जब वो जौहरी आता है। हाँ, जब सर्राफ यानी जौहरी अपने बचे हुए पैसों की वसूली के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। और दयानाथ के पास तो पैसे हैं नहीं। बिल्कुल नहीं, वे पूरी तरह लाचार हैं। वे अपने बेटे रमानाथ से कहते हैं कि वो अपनी पत्नी जालपा को असली स्थिति बता दे, ताकि वो कर्ज चुकाने के लिए कुछ गहने वापस मांग सके। सही, लेकिन रमानाथ सच बोलने से साफ इनकार कर देता है। और रमानाथ का ये इनकार इंसानी फितरत का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने लाता है। वो कैसे? मतलब सच बोलना इतना मुश्किल क्यों था? यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है जिसे हम किए गए निवेश को बचाने की जिद या संक कॉस्ट फैलेसी कह सकते हैं। अच्छा, संक कॉस्ट फैलेसी। जी, रमानाथ ने शादी से पहले और बाद में जालपा के सामने अपनी हैसियत का एक बहुत बड़ा लेकिन एकदम झूठा महल खड़ा किया था। उसने क्या झूठ बोले थे? उसने जालपा को बताया था कि उनके मकान का किराया 15 रुपए है, जबकि असल में वो सिर्फ 5 रुपए था। अरे! भाइयों की पढ़ाई का खर्च उसने 40 रुपए बताया था, जबकि वो 10 रुपए से भी कम था। उसने जमींदारी और बैंक बैलेंस की लंबी चौड़ी कहानियां घड़ी थी। मतलब उसने खुद को एक नवाब की तरह पेश किया था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रमानाथ सच क्यों नहीं बोल पाता। जी, उसके लिए दिवालिया होना या कर्जदार होना उतना डरावना नहीं है जितना डरावना अपनी पत्नी की नजरों में उस झूठे अमर्द वाली छवि का टूटना है। बिल्कुल सही। उसने खुद को एक संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पेश किया है। अब ये स्वीकार करना कि वो फटे हाल है और कर्ज में डूबा है, उसके अहंकार के लिए आत्महत्या करने जैसा था। हाँ, वो अपने ही बुने हुए झूठे जान में इस कदर फंस चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। और इसी बिंदु पर इंसान जब वास्तविकता का सामना करने से इनकार कर देता है ना, तो उसका दिमाग किसी भी अनैतिक कार्य को उचित ठहराने के लिए तर्क घड़ने लगता है। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रमानाथ के पास एक विकल्प था कि वो सच बोलकर शर्मिंदगी उठा ले, लेकिन वो दूसरा विकल्प चुनता है जो नैतिक पतन की चरम सीमा है। और वो दूसरा विकल्प इतना क्रूर है कि मुझे तो इस पे विश्वास करना ही मुश्किल हो रहा था। जी, चोरी वाला फैसला। हाँ, एक पति जो सिर्फ समाज और पत्नी के सामने अपना रुतबा कायम रखना चाहता है, रात के अंधेरे में अपनी ही पत्नी के गहनों की संदूकची चुराने का फैसला करता है। ये बहुत ही नीच हरकत थी। जब जालपा गहरी नींद में है, वो चुपके से उसके गहने निकाल लेता है और ले जाकर अपने पिता को सौंप देता है। ये कोई सामान्य चोरी नहीं है,
ये उस विश्वास की हत्या है जिस पर पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कायरता नहीं है, ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए की गई एक बहुत ही क्रूर हिंसा है। मैं कहूंगा इस घटना में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो क्या? और वो है पिता दयानाथ की भूमिका। दयानाथ। दयानाथ जो हमेशा ईमानदारी की कस्में खाते थे, जो शुरू में इस विचार का विरोध करते हैं कि मैं ऐसा फरेब नहीं होने दूंगा, अंततः वो खुद उस संदूकची को छिपाने में अपने बेटे की मदद करते हैं। दयानाथ का ये पतन मुझे रमानाथ की चोरी से भी ज्यादा हैरान करने वाला लगा। है ना? जिंदगी भर का उसूल एक पल के सामाजिक डर के सामने कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। जब सुबह जालपा की नींद खुलती है और वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाती है, तो पूरे घर में पुलिस को बुलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। क्योंकि सबको ये डर सता रहा है कि अगर पुलिस आई तो घर का भेद खुल जाएगा और बदनामी होगी। जी, और इस पूरी घबराहट और बदनामी के डर का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत ही बेवकूफाना निकलता है। सर्राफ को 1500 रुपए के कर्ज के बदले 2500 रुपए के गहने दे दिए जाते हैं। मतलब 1000 रुपए का सीधा नुकसान। हाँ, और इसके बावजूद 50 रुपए का कर्ज फिर भी बाकी रह जाता है। हद है। यह डर के साये में लिए गए फैसलों की वित्तीय मूर्खता का चरम है। समस्या सुलझने के बजाय और अधिक उलझ गई है। और इस पूरी घटना का जालपा पर जो असर होता है, वो रमानाथ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर देता है। वो कैसे? गहने चोरी होने के बाद जालपा शिकायत या विलाप करने के बजाय पूरी तरह से उदासीन हो जाती है। अच्छा, वो चुप हो जाती है। हाँ, वह खाना पीना छोड़ देती है। जालपा के दिमाग में रमानाथ द्वारा गढ़ी गई अमीरी की झूठी तस्वीर अभी भी मौजूद है। उसे लगता है कि ससुराल वाले इतने अमीर हैं। बिल्कुल, उसे लगता है कि इतने अमीर हैं फिर भी वे उसके चोरी हुए गहने वापस बनवाने की कोई परवाह ही नहीं कर रहे। ये तो रमानाथ के लिए बड़ा भारी पड़ गया। जालपा की ये खामोशी रमानाथ को अंदर ही अंदर खाने लगती है। उसे लगने लगा है कि जालपा का प्यार और सम्मान वापस पाने का अब एक ही तरीका है, पैसा। हाँ, किसी भी कीमत पर पैसा। और यहीं से उसके असल भ्रष्टाचार की ओर कदम बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि जब इंसान के पास कोई नैतिक आधार नहीं बचता ना, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। तो वो क्या करता है? रमानाथ नौकरी की तलाश में निकलता है और उसकी मुलाकात म्युनिसिपैलिटी के हेड क्लर्क रमेश बाबू से होती है। रमेश बाबू। स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत ही बारीक और शानदार मनोवैज्ञानिक दृश्य है, जहाँ रमानाथ पूरी रात रमेश बाबू के साथ शतरंज खेलता है। अच्छा, शतरंज। लेकिन वो ये शतरंज जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, तो वो जानबूझकर हारने के लिए खेल रहा है, ताकि रमेश बाबू का अहंकार संतुष्ट रहे। अरे वाह, शतरंज की वो बिसात असल में सत्ता और चापलूसी की बिसात है। एकदम सही। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे कॉर्पोरेट या सरकारी तंत्र में चापलूसी काम करती है। रमानाथ अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान की बलि दे रहा है ताकि उसे किसी ताकतवर व्यक्ति का संरक्षण मिल सके। जी। वो रमेश बाबू को महसूस कराता है कि वे उससे बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं। और इस झूठी हार का इनाम उसे क्या मिलता है? 30 रुपए महीने की नौकरी के रूप में। लेकिन नौकरी मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो तर्क है जो रमेश बाबू रमानाथ को देते हैं। वो क्या कहते हैं? रमेश बाबू कहते हैं कि 80 रुपए में बाल बच्चों वाले आदमी का गुजारा कैसे हो सकता है? ऊपरी कमाई तो करनी ही पड़ती है। मतलब सीधे सीधे घूसखोरी को बढ़ावा। बिल्कुल। ये केवल एक संवाद नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का घोषणा पत्र है जहां भ्रष्टाचार को एक आवश्यकता मानकर जायज ठहरा दिया जाता है। रमेश बाबू ये समझा रहे हैं कि बेईमानी कोई अपराध नहीं है, बल्कि कम वेतन की समस्या का एक व्यवहारिक समाधान है। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। व्यवस्था खुद कर्मचारियों को बेईमान बनने के लिए प्रेरित कर रही है। रमानाथ, जो पहले ही अपने घर में चोरी करके नैतिकता की सीमा लांघ चुका है, उसे यह तर्क बहुत सुकून देता है। हाँ, उसे एक बहाना मिल गया। उसे लगता है कि अब वो जो भी करेगा वो हालात की मजबूरी है, उसका अपना कोई दोष नहीं है। तो इसी ऊपरी कमाई के भरोसे रमानाथ घर लौटता है और जालपा को एक नया और भी बड़ा झूठ परोसता है। अब क्या झूठ बोलता है? वो बताता है कि उसे 30 नहीं बल्कि 40 रुपए की नौकरी मिली है और साथ ही बड़े बड़े महाजनों से घूस के रूप में बहुत सारी ऊपरी कमाई होगी। मतलब वो फक्र से बता रहा है कि वो घूस लेगा। हाँ, और अजीब विडंबना देखे कि जालपा ये सुनकर खुश हो जाती है। कमाल है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा ईमानदारी का है या बेईमानी का, उसे सिर्फ अपना चंद्रहार चाहिए। लेकिन इसी खुशी के बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इंसानी अहंकार की पूरी पोल खोल कर रख देता है।
उसी दिन जालपा के पिता दीनदयाल का एक पार्सल आता है। पार्सल में क्या था? उस पार्सल में मानकी यानी जालपा की माँ का वही असली चंद्रहार होता है जिसके लिए ये सारी तबाही शुरू हुई थी। ओहो, शायद माँ ने अपनी बेटी के घर गहने चोरी होने और उसकी उदासी की खबर सुनकर अपना ही गहना उसे भेज दिया होगा। बिल्कुल। रमानाथ ये देखकर गहरी सांस लेता है कि चलो मुसीबत टली, अब जालपा खुश हो जाएगी और उसे किसी रिश्वत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जालपा का जो रिएक्शन होता है ना, वो हर किसी को स्तब्ध कर देता है। वो क्या करती है? वो उस हार को छूने से भी इनकार कर देती है और रमानाथ को आदेश देती है कि इसे तुरंत वापस भिजवा दो। ये स्थिति सच में दिमाग को उलझा देने वाली है ना? मैं सोच रही थी कि जो लड़की 7 साल से एक चंद्रहार के लिए तड़प रही थी, जिसने अपनी शादी के दिन उसे ना पाकर मूर्तियां तोड़ दी, जिसने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, आज जब वही चंद्रहार बिना किसी मेहनत के उसके हाथों में आ गया है, तो वो उसे ठुकरा रही है। क्या ये उसका अचानक जागा हुआ आत्मसम्मान था या फिर ये कुछ और था? इसे समझने के लिए हमें फिर से अहंकार के मनोविज्ञान में उतरना होगा। जी बताइए। जालपा की नजरों में वो हार अब उसकी जीत या उसका अधिकार नहीं रह गया था। वो कहती है कि दान भिखारिनियों को दिया जाता है। ओह। उसे लगता है कि उसकी माँ ने ये हार खुशी से नहीं बल्कि उसकी दयनीय स्थिति पर तरस खाकर एक दया के रूप में दिया है। मतलब उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। बिल्कुल। इसे स्वीकार करने का मतलब था ये मान लेना कि वो गरीब है, लाचार है और उसका पति उसे गहने पहनाने के लायक नहीं है। यहाँ जालपा का झूठा आत्मसम्मान और रमानाथ का झूठा पुरुष अहंकार दोनों एक ही धरातल पर खड़े नजर आते हैं। दोनों ही सच्चाई का सामना करने से भाग रहे हैं। तो रमानाथ ये मान बैठा है कि वो रिश्वत लेकर अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा। और जालपा ये मान बैठी है कि वो किसी की दया पर नहीं जिएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोनों ही अपने अपने भ्रम के महलों में कैद हैं और ये नहीं देख पा रहे कि वे किस भयानक खाई की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर स्रोत के इन शुरुआती अध्यायों का गहराई से विश्लेषण किया जाए ना, तो एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। कौन सी बात? जिस गबन की उम्मीद पाठक करता है, यानी सरकारी खजाने की चोरी या पैसों का बड़ा घपला। हाँ, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन जो असल तबाही होनी थी वो हो चुकी है। बिल्कुल सही। दयानाथ ने अपने जीवन भर के उसूलों का गबन कर लिया है। रमानाथ ने अपनी पत्नी के भरोसे और अपनी सच्चाई का गबन कर लिया है। और जालपा ने अपनी मासूमियत और सादगी का गबन कर लिया है। क्या बात है। दिखावा, समाज का दबाव, अपनी कमियों को छिपाने के लिए बोले गए झूठ और फिर उन झूठों को बचाने के लिए की गई चोरी। जी। ये सभी वे औजार हैं जो इंसान के चरित्र को भीतर से खोखला कर देते हैं। यह सिर्फ एक किताब के पात्रों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि यह इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे अभौतिक वस्तुओं की लालसा इंसान को इंसान नहीं रहने देती। जब व्यक्ति अपनी अहमियत किसी वस्तु से तौलने लगता है तो अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार हो जाता है। और भ्रष्टाचार कभी भी अचानक होने वाली घटना नहीं है। सही कहा। शतरंज की उस बिसात से लेकर घर की संदूकची तक हर कदम एक चुनाव है। हर बार जब इंसान अपने अहंकार को सच्चाई से ऊपर रखता है, वो इस दलदल में एक कदम और नीचे धंस जाता है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी कोई भी इमारत हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। तो इस पूरी कहानी और मनोविज्ञान को खंगालने के बाद एक बहुत ही अहम विचार उभर कर सामने आता है, जिस पर मुझे लगता है कि गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। वो क्या है? यह विचार करने योग्य है कि अगर उस दिन जालपा ने अपना वो झूठा अहंकार त्याग दिया होता और अपनी माँ द्वारा भेजा गया वो असली चंद्रहार चुपचाप रख लिया होता, तो क्या रमानाथ कभी रिश्वत और भ्रष्टाचार के उस अंधे कुएं में छलांग लगाता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर रमानाथ ने अपनी झूठी हैसियत की जो इमारत खड़ी की थी वो इतनी कमजोर थी कि वो किसी न किसी दिन किसी और बहाने से ताश के पत्तों की तरह वैसे भी ढहने ही वाली थी? क्या केवल एक गहना किसी इंसान के पूरे भविष्य और उसकी नैतिकता की दिशा तय कर सकता है, या फिर ये पतन उसके अंदर पहले से ही मौजूद था? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है और किसी को भी इस बारे में खुद सोचना चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। अगली बार एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस बात पर जरूर गौर करें कि कहीं कोई अदृश्य चंद्रहार किसी और के जीवन की दिशा तो तय नहीं कर रहा है।